गुड मॉर्निंग। आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा 21 है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है ये? ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात हमने पहले कहीं और भी सुनी है। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात हमने और कहीं भी सुनी है। कहाँ सुनी है? हमने सुनी है 10th क्लास के अंदर। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो है ये रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर 10th क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा है। शायद इसलिए कर दिया गया है वाला चैप्टर रिड्यूस, क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे आगे, ठीक है, तो 11th क्लास में उनको ये चैप्टर वहाँ मिल जाएगा। इसलिए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं, हम खुद की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो जो है इससे मतलब, या ये जो है इस चीज़ का मतलब क्या है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है क्या चीज़? देखो, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो बोल सकते हैं कि सबसे कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट है, उनका अलग अलग फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, उनमें से एक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, न्यूरल सिस्टम। एक और सिस्टम है जिसको साथ देता है, इसका साथ ही काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब इसी के जैसा काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब मतलब बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन क्या है इसको हम समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन है क्या, समझते हैं। देखो, तुम्हारी बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या कुछ भी डांस वगैरह कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम उस कंडीशन में जाए जहां हम रनिंग या रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा हार्ट काम करेगा, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा डाइजेशन काम कर रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं ना, हमारा नर्वस सिस्टम भी काम कर रहे हैं। इन्हीं से समझ लेते हैं हम लोग है क्या चीज। हार्ट, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो एक्सरसाइज करते टाइम मेरे को कुछ चीज फील होगी, क्या क्या फील होगी? मेरी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मेरी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मेरी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गई, मेरी हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, मेरा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, स्वेटिंग वगैरह बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं एक चीज परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या फिर मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो उस रनिंग को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी ऑर्गन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इनमें से एक भी ऑर्गन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, मैं ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कुछ ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे को कहीं की जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे को कहीं की जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, और एनर्जी बनाने के लिए मेरे को कहीं की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को मेरे को बॉडी में बढ़ाने के लिए मेरी ब्रीदिंग रेट क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए।
ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ब्रीथ करूँगा तो मैं ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाऊँगा। और अगर मैं ब्रीथिंग रेट बढ़ा रहा हूँ, ऑक्सीजन में बॉडी के अंदर ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है कि उस ऑक्सीजन को पहुँचाना भी तेज़ी से पड़ेगा अपन को। हार्ट बीट भी मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, हार्ट की जो पंपिंग है या ब्लड सर्कुलेशन है वो भी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये ऑर्गन्स जो है एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारे ऑर्गन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, इन सब ऑर्गन्स को के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है कौन? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन ऑर्गन्स पर अपना कंट्रोल रखता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। ये बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? समझ में आया कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ओके, नेक्स्ट मैंने बोला कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, दो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 21, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक नॉर्मल सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके बारे में हम थोड़ा बहुत 10th क्लास में अगर पढ़ा है तो हम क्या जानते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करते ही हमारे दिमाग में 3 या 4 टर्म्स आ जाती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन। ये 3 चीज़ें हमारे ब्रेन में आ जाती है कि हाँ नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, इन तीनों की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा और ज़्यादा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है, नर्वस सिस्टम की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन से पार्ट के अंदर किस तरह का जो है उसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे। अब हमें यह भी पता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम सबके अंदर वेल डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो हम जब इवोल्यूशन की बात करते हैं, हम जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा, जो सिंपल एनिमल्स हैं, जो सिंपल एनिमल्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स एनिमल की तरफ जाते हैं। तो हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है पोरीफेरा से स्टार्ट होता है और मैमल्स पर ख़त्म होता है। तो पोरीफेरा के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम की शुरुआत होना स्टार्ट होती है। ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थेस से, स्केलेमिन्थेस से वहाँ से नर्वस सिस्टम की शुरुआत होना स्टार्ट होती है। फिर धीरे 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 जो है नर्वस सिस्टम जो है बढ़ना स्टार्ट हो, लास्ट में जाके सबसे कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से नर्वस सिस्टम जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह से क्या है, डेवलप्ड है। अब ह्यूमन के अंदर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है या उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं तो इसके अंदर दो मेन ऑर्गन्स पड़ेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम कहाँ पढ़ेंगे, सीएनएस के अंदर। इसके बाद अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो फर्दर सिस्टम में डिवाइड करते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम
ठीक है, इसको दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं, सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम किसकी बात करेंगे, मतलब सोमेटिक और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, देखो नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसे नर्वस सिस्टम या ऐसे जो नर्वस सिस्टम है जो हमारे स्मूथ ऑर्गन्स जो हैं, हमारे जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं जिन पे अपना कंट्रोल रखते हैं, जैसे हमारी ग्लैंड्स हैं, हमारे स्मूथ ऑर्गन्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक के मसल्स हैं, वहाँ के जो मसल्स कंट्रोल में होंगे वो किसके होंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के होंगे, ठीक है। देखो कई बार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम बोल रहे हैं इनवॉल्यूंट्री, और इनवॉल्यूंट्री का मतलब होता है कि ब्रेन का कंट्रोल नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि इस नर्वस सिस्टम का इन जिन पे जो इनवॉल्यूंट्री मसल्स हैं उन पे कंट्रोल है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं। तो कंफ्यूजन ये होता है कि जब एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि इनवॉल्यूंट्री मसल्स है, एक तरफ हम बोल रहे हैं इनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या है ये फंडा है क्या चीज़, ठीक है, इसमें भी कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, समझेंगे इसको भी। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम बात कर लेंगे किसकी, हमारे जो वॉलंटरी मसल्स हैं या जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स जो है हमारे इसकी बात करेंगे, ठीक है, या वॉलंटरी मसल को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर किसकी बात करेंगे, स्मूथ मसल्स की बात करेंगे, स्मूथ मसल्स की बात करेंगे, हमारी ग्लैंड्स की बात करेंगे। स्मूथ मसल्स के अंदर हमारे स्टमक वगैरह ये आ जाते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं किसकी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर फिर टू टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन से टू टाइप है वो देख लेते हैं। इसको डिवाइड किया है दो टाइप में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो ऑटोनोमस के लिए मैंने क्या लिखा, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, स्मूथ मसल्स को, और स्मूथ मसल्स के लिए हम जानते हैं कि क्या होते हैं, इनवॉल्यूंट्री, मतलब इन पे कंट्रोल नहीं होता है। फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, बात ये। तो देखो ये स्मूथ मसल्स जो है, जैसे हम बात करें स्टमक की, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें या ग्लैंड्स की बात करें, तो हम उनको बोलेंगे, हमारा ब्रेन को सिग्नल देगा, या हम चाहेंगे कि भाई ये ग्लैंड्स जो है ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करे या स्टमक के अंदर डाइजेशन बढ़ जाए, ऐसा कुछ चाहे, तो ऐसा नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है ऐसा। मैं बोलूँ रेस्पिरेटरी रेट मेरी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, नहीं पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटेंशनली मैं सोचूं कि ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कंडीशन कुछ इस तरह की है कि जैसे कंडीशन किस तरह की है कि जैसे मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ या रनिंग कर रहा हूँ या इस तरह की कोई मैकेनिज्म कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, या मेरे को ऐसा जरूरत है कि मेरी रेस्पिरेटरी रेट क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि जब मैं एक्सरसाइज, हम रनिंग या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। देखो नॉर्मली तो हम रेस्पायर कर रहे हैं, मैं अभी हम नॉर्मल है, हम नॉर्मली क्या रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट ना तो बढ़ी हुई है ना कम है, हमारी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो चल रही है। जैसे ही मैं यहाँ पर
जंपिंग करना स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, मेरी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, मेरी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो नॉर्मल से रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ी है, इसको बढ़ाने का काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। बात समझ में आ रही है, इसको बढ़ाने का काम मतलब ये अगर इंक्रीज करेगा, चाहे हार्ट बीट हो, चाहे ब्रीथ रेट हो, तो या हार्मोन सिक्रेशन हो, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब सिग्नल तो ब्रेन से आएंगे, लेके आने का काम किसका होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होगा। ठीक है, नॉर्मल नहीं कंट्रोल कर पा रहे, नॉर्मल जो है हमारी ब्रीथ रेट है वो चल रही है, मैं चाहूँ कि ब्रीथ रेट कम हो जाए, स्टॉप हो जाए, नहीं हो सकता, ये इनवॉलंटरी कंडीशन है। लेकिन नॉर्मल से ब्रीथ रेट क्या हो सकती है, बढ़ तो सकती है। तो उसको बढ़ाने के लिए जो सिग्नल दिए जाते हैं या उनको बढ़ाने का जो मैसेज लेके आता है वो कौन सा आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लेके जाता है। अब जब ब्रीथ रेट हमारी क्या हो गई, रेस्पिरेटरी रेट हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या हमेशा इंक्रीज रहेगी, क्या कम भी होगी, वापस नॉर्मल पे आएगी। तो इसको नॉर्मल लाने का काम किसका होगा, इसका होगा। तो यहीं से मेरे ख्याल से दोनों के फंक्शन समझ में आ गया। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्मूथ मसल्स पर किस तरह से काम कर रहे हैं, जब स्मूथ मसल्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। स्मूथ मसल्स नॉर्मल काम कर रहे हैं तो इनवॉलंटरी है, लेकिन स्मूथ मसल्स की रेट कम या ज़्यादा हो रही है, फिर उसको कंट्रोल कौन करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करेगा। बताओ समझ में आया। तो ये था तुम्हारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर अलग तरह के टाइप्स हमारे दे रखे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब पीएनएस के अंदर दो तरह के फाइबर है, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस की हमने बात की। तो मेन जो हमारा नर्वस सिस्टम, मेन जो हमारे बोल सकते हैं कि हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, यही तो वो दो ऑर्गन है जो ये सारे काम कर रहे हैं, सारा सिग्नल, सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे ऑर्डर जो है देने का काम किसका है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ही है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कंप्यूटर है, और उस कंप्यूटर का सीपीयू जो है हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो दो तरह के न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, दो तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मेनली दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनको या तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग दो तरह के फाइबर्स दे रखे हैं, एफरेंट और अफरेंट फाइबर, ठीक है, दो तरह के फाइबर देख रहे हैं, अफरेंट और इफरेंट फाइबर, दो तरह के नर्व फाइबर दे रखे हैं, अफरेंट और इफरेंट फाइबर। ठीक है, अफरेंट फाइबर जो है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को टिश्यू से सीएनएस तक। कौन करता है, अफरेंट फाइबर। ये क्या करता है, टिश्यू से सीएनएस तक जो है सिग्नल ट्रांसफर करता है, और इसका काम है सीएनएस से मसल्स तक या टिश्यू तक सिग्नल को भेजना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। सीएनएस से कहां भेज रहे हैं इसको, मसल्स तक भेजना। ये किसका काम होगा, फ्रेंड का। मसल्स या टिश्यू या ऑर्गन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अफरेंट फाइबर्स के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, अफरेंट फाइबर के अंदर न्यूरॉन्स को, अफरेंट फाइबर के जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स को हम क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। टिश्यू से सीएनएस लेके जा रहा है ना, जिसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। मतलब सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, जो भी सिग्नल है वो ब्रेन तक लेके जाने का। और इफरेंट का काम क्या होगा, जो भी सीएनएस ने, अच्छा इफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन होगी, यहाँ होते हैं मोटर न्यूरॉन,
इफरेंट फाइबर के अंदर कौन से न्यूरॉन होते हैं? मोटर न्यूरॉन। अफरेंट फाइबर टिश्यू से सीएनएस तक सिग्नल लेके जाएगा, इफरेंट फाइबर सीएनएस टू मसल सिग्नल लेके जाएगा। अफरेंट फाइबर्स के अंदर न्यूरॉन्स कौन से आते हैं? सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, ठीक है। और इफरेंट के अंदर कौन से न्यूरॉन आते हैं? मोटर न्यूरॉन आते हैं, ठीक है। जिसका काम भी यही है कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो टिश्यू से सिग्नल कहाँ लेके जाएंगे? सीएनएस तक लेके जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसको हमने अलग अलग पार्ट्स में क्या किया है? क्लासिफाई किया है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। एक इजी सा पोर्शन है और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये, है ना। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की। हम न्यूरॉन्स की बात तो कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये किस तरह से दिखाई देता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। वैसे स्ट्रक्चर हम कहीं छोटी इस क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। और जो पिछली स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो न्यूरॉन के बारे में हम जानते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर पाई जाती है। तो पहले तो जो हम जानते हैं वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जो नहीं जानते उसको बाद में समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्टार्टिंग करते हैं कहां से? सेल बॉडी से। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं कहां से? सेल बॉडी से। ये सेल बॉडी हो गई। कुछ इसको अच्छा, ठीक है, ये सेल बॉडी हो गई। ये लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है इसका एक्सोन हो गया। एक्सोन की जो एंडिंग है उसको एक्सोन टर्मिनल हम बोलते हैं। जहां पर इस तरह के नोड्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहां से पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा इसका? इसको सेल बॉडी या फिर क्या बोलेंगे? साइटोन। यहां से आता है, यहां से जो इससे स्टार्ट हो रहा है यहां तक का जो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे एक्सोन। और लास्ट जो टर्मिनल इसका है, लास्ट जो इसका पोर्शन है इसको बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोन टर्मिनल। सेल बॉडी, न्यूरॉन एक सेल है, हमें पता है ये एक सेल है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सब कुछ होगा। तो न्यूरॉन का
मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सब कहाँ होता है, इसके साइटोन वाले स्ट्रक्चर के अंदर होता है, यहाँ पर। ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है, राइबोसोम वगैरह पाए जाएंगे इसके अंदर। साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या होगा, फिर आपको बोलेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर होगा। ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, इन प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स कुछ नहीं है, राइबोसोम के ऊपर कौन लिपटा हुआ है, ईआर। इन दोनों का जो कंबाइंड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। राइबोसोम के ऊपर कौन लिपटा हुआ है, ईआर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, निसल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। ये पूरा पोर्शन जो है वो एक्सोन हो गया, और लास्ट वाला पोर्शन क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल। यहां पर ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, सिनेप्टिक नोब। तो यहां तक की स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ चुके हैं, ध्यान हमें पता है कि न्यूरॉन्स के अंदर ये चीजें होती है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें एक्सोन की स्ट्रक्चर की, तो कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम स्वान सेल बोलते हैं। कौन से सेल बोलते हैं, स्वान सेल्स। ये सेल्स क्या होती है, इनके अंदर खासियत क्या है, ये सेल जो है वो एक वाइट कलर का मटेरियल जो है वो सीक्रेट करते हैं, जिसको माइलिन बोलते हैं। और यहाँ पर इन सेल की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कुछ न्यूरॉन के साथ ये स्वान सेल जो है अटैच होती है, और जो है वाइट कलर का जो मटेरियल है वो क्या करती है, एक्सोन के चारों तरफ क्या करती है, सीक्रेट करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वान सेल क्या करती है, एक्सोन के चारों तरफ क्या करती है, व्हाइट कलर का मटेरियल जो है वो क्या करती है, सीक्रेट करती है। सपोज कि ये एक स्वान सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, स्वान सेल है, ठीक है, ये स्वान सेल है। तो ये क्या करेगी, इस एक्सोन के चारों तरफ क्या करेगी, व्हाइट कलर का मटेरियल जो है वो क्या करेगी, सीक्रेट कर देगी, इसको पूरा इससे कवर कर देगी, ठीक है। स्वान सेल ने क्या किया, व्हाइट कलर का मटेरियल सीक्रेट कर दिया इसके चारों तरफ, और इस मटेरियल को हम क्या बोल रहे हैं, माइलिन, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का मटेरियल इसका क्या है, सीक्रेशन है। इसके बाद जब ये पूरी तरह से इसको कवर कर देगी ये सेल, तो ये सेल इस पर भी कवरिंग कर देगी, सेल जो है इस पर पूरी तरह से इसको क्या कर देगी, कवर कर देगी। मतलब सेल ने माइलिन सीक्रेट किया, और खुद उस माइलिन के ऊपर क्या हो गई, जो है उसको क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया। तो सिंपल सी बात, सेल में उसकी सेल मेम्ब्रेन भी होंगी इस तरह से। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसको चारों तरफ से क्या कर देती है, कवर कर लेती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। इस सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा। देखो एक सेल मेम्ब्रेन और है, न्यूरॉन की जो एक्सोन, क्या है एक्सोन, साइटोन का ही एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है। एक्सोन क्या है, साइटोन का ही लॉन्ग प्रोजेक्शन है, साइटोन ही आगे जाकर एक लंबा प्रोजेक्शन बना रहा है। तो ये क्या है, ये न्यूरॉन की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये भी क्या है, न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये एक्सोन है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे एक्सोन लेमा, एक्सोलेमा, ठीक है। मतलब एक्सोन के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेमा बोला, और माइलिन शीट के बाद जब
स्वान सेल इसको कवर कर लिया, बाद में जो स्वान सेल का सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या बोल दिया, न्यूरोलेमा। इस तरह से गेप्स के अंदर ये चीज पाई जाती है। कंटिन्यूस नहीं होता है ये सेल, कंटिन्यूस जो है वो माइलिन शीट नहीं बनाती है, इस तरह से गेप के अंदर बनाती है, ठीक है। लेकिन इनका जो न्यूरोलेमा है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। न्यूरोलेमा जो है वो कंटिन्यूस होता है, आपस में जुड़कर न्यूरोलेमा को क्या कर देती है, कंटिन्यूस कर देती है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूरोलेमा तो पूरे एक्सोन पर क्या होगा, कवर होगा। अब देखो यहां बीच बीच में जो गेप है उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर। बीच बीच में जो गेप है उनको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा और साफ और क्लियर बना लेते हैं। ठीक है, एक्सोन हो गया, माइलिन शीट हो गई, और ये न्यूक्लियस बनाकर यहाँ हमने क्या बना दी, स्वान सेल बना दी। ठीक है, तो ये क्या हुई, स्वान सेल। स्वान सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस एक्सोन के ऊपर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरोलेमा। ठीक है, और ये शीट बनाए इसको क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीट। आई होप समझ में आ गया होगा, ये है ना, क्लियर हो गया होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है न्यूरॉन के अंदर कि न्यूरॉन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल। देखो डेंड्राइट्स जो है वो प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, साइटोप्लाज्म के ही प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कांटो जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यही प्रोजेक्शन जो है वो सबसे पहले जो भी स्टिमुलस होता है सबसे पहले उन स्टिमुलस को रिसीव करने का काम यही डेंड्राइट्स करता है। मतलब सिग्नल जो है डेंड्राइट से रिसीव किए जाएंगे, डेंड्राइट से होकर साइटोन में आएंगे, साइटोन से एक्सोन की मेम्ब्रेन पर आते हैं और लास्ट एक्सोन टर्मिनल पर आकर कहाँ खत्म हो जाता है, ये सिनेप्टिक नोब में। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ वेसिकल्स प्रेजेंट है। इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, ये नंबर ऑफ वेसिकल प्रेजेंट है, और इन वेसिकल्स के अंदर ये एक वेसिकल है, इस वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। इस वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि अलग अलग हो सकते हैं। इनके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस तरह से जो है एक न्यूरॉन जो है उसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ाया यहाँ पर। न्यूरॉन के सिग्नल जो है रिसीव कहाँ से किए जाते हैं, डेंड्राइट से, और लास्ट टर्मिनल तक आते आते ही केमिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है कौन, दूसरा न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन क्या है, एक के बाद एक चेन बनाते हैं, पूरी बॉडी में जो है एक नेटवर्क की फॉर्म में फैले हुए हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे से तीसरे, जब तक सिग्नल कंडक्ट होता रहेगा जब तक कि उसका डेस्टिनेशन ना आ जाए। डेस्टिनेशन क्या है, सीएनएस से हमारे टिश्यू बॉडी मसल्स, और बॉडी मसल से सीएनएस, ये 2 डेस्टिनेशन है। एक सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन से ऑर्डर लेके आएगा वापस से मसल्स तक। ठीक है, तो जब तक इन डेस्टिनेशन तक सिग्नल कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक इन न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर ही होते रहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन की, और किस तरह से न्यूरॉन के अंदर जो है ये सिग्नल जो है कंडक्ट होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।